नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को हर रोज की तरह आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन है कवि वृंदा की वे लाइन जो हमेशा आपको मोटिवेट करती रहेंगी। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। दोस्तों, हमने बचपन में अपनी टेक्स्ट बुक में इस दोहे को कई बार पढ़ा होगा, लेकिन ये दोहा आज भी उतना प्रासंगिक है जितना उस समय था। विद्यार्थी के जीवन में खास तौर पर ये अलग महत्व रखता है, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में एक भावना घर कर जाती है कि ये लड़का तो होशियार है या ये पढ़ने में बहुत तेज है, ये कर जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपके बीच में और उस लड़के के बीच में सिर्फ एक ही फर्क है, वो है आपके प्रयासों का। आपने प्रयास उतना नहीं किया है जितना वो लड़का कर रहा है। अगर आप भी उतना ही प्रयास करेंगे तो शायद उससे भी ज्यादा सफल हो पाएंगे। तो सिर्फ बुद्धि का फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क है आपके प्रयासों का, आपकी मेहनत का। यही ये लाइनें बताती हैं कि अगर एक रस्सी जो बहुत मुलायम सी होती है बार बार एक पत्थर पर रगड़ी जाए तो वो पत्थर पर निशान कर देती है, जबकि पत्थर बहुत कठोर होता है। तो वो प्रयास है जो रस्सी बार बार कर रही है। तो दोस्तों, हमें हार नहीं माननी है, अपने प्रयास की बारंबारता को बढ़ाना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश किस अंतरराष्ट्रीय अभिसमय में शामिल होकर पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? दोस्तों, अभी क्या हुआ है, अभी जो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, ये संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय का क्या बना है, सदस्य बन गया है। ठीक है, ये इसका सदस्य बन गया है। तो जी, हम पे क्या फर्क पड़ता है कि ये किसी का भी सदस्य बने? दोस्तों, पड़ता है। मैं आगे आपको बताऊंगा इससे हम पे क्या फर्क पड़ता है। तो 2025 में इसने क्या क्या कर दी है, इसको मान्यता दे दी है। बांग्लादेश ने मान्यता दे दी है और इसकी सदस्यता स्वीकार कर ली है। ऐसा करने वाला ये दक्षिण एशिया का पहला देश है। दक्षिण एशिया का पहला देश है। ठीक है, पहला देश बना है, कौन बना है? बांग्लादेश बना है। अब ये जो कन्वेंशन है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। इसको हम जानते हैं यूएन, यानी यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन के नाम से। वाटर कन्वेंशन के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये जो कन्वेंशन है, ये 1992 में हेलेंस्की में इसको मान्यता दी गई। 1992 में हेलेंस्की में इसको मान्यता दी गई और 1996 से ये क्या हुआ, इसको लागू कर दिया गया। अब बांग्लादेश इसमें शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, ये जो कन्वेंशन है, यह कहता है कोई भी झील हो, नदी हो या कोई जलाशय हो, अगर इनके बीच में कोई विवाद है, ये नदी कैसी हो, जो एक देश से दूसरे देश में बहती हो, या दो देशों के बीच इनके जल के लेकर विवाद हो, इनके जल को लेकर विवाद हो, तो इस विवाद का निपटारा इसके द्वारा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? विवाद निपटारा इसके द्वारा किया जा सकता है। यानी यूएन को भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर कोई जल विवाद होता है तो उसमें अपनी नाक घुसाने का एक मौका मिल जाएगा। ऐसा इसके द्वारा बांग्लादेश ने कर दिया है। ऐसा क्यों कर दिया है? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत प्लस बांग्लादेश दोनों के बीच में जो नदी हैं वो 54 नदियां हैं। यानी 54 नदियां जो भारत से बहकर बांग्लादेश में जाती हैं। और ऐसी ही एक नदी है तीस्ता नदी, जिस पर भारत और बांग्लादेश का विवाद रहता है। किसका विवाद रहता है? भारत और बांग्लादेश का विवाद होता है। किस पर? तो तीस्ता नदी को लेकर। इसीलिए भारत ने 1992 में, भारत ने 1992 में बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया था। 1996 में किया था। कब किया? तो 1996 में बांग्लादेश के साथ हमने गंगा जल साझा संधि की थी। इसके द्वारा हमने कहा था जो हमारी गंगा नदी
बहकर कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है। तो बांग्लादेश में जाने से पहले इस पर क्या है, फरक्का बांध है। तो फरक्का बांध से ये दो भागों में बट जाती है। एक वाली नदी जो हमारे कलकत्ता की तरफ जाती है उसको हम हुगली कहते हैं, ठीक है, और एक बांग्लादेश में जाती है। तो इस फरक्का डैम से हम कितना पानी छोड़े बांग्लादेश के लिए, उसके लिए ये समझौता है जिसे हम गंगा जल साझा समझौता कहते हैं। अब जब से पाकिस्तान के साथ हमने 1950 में हुए सिंधु जल समझौते को क्या किया है, खत्म किया है, उसके बाद बांग्लादेश भी डरा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश आजकल अमेरिका के डीप स्टेट के कहने पर भारत को हमेशा पिन कर रहा है, यानी भारत को परेशान कर रहा है। उसने अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के आईएसआई को, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, अपने यहाँ की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका दिया है, और भारत विरोधी गतिविधियां लगातार बांग्लादेश से जारी हैं। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश के जो अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जिनका नाम है मोहम्मद यूनिस। क्या नाम है उनका, तो मोहम्मद यूनिस, ठीक है। ये डीप स्टेट के आदमी है, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक किताब को अपने यहाँ आए हुए दूसरे देश के जो राजदूत थे उनको सौंपा है, और उस किताब पर उन्होंने क्या किया, जैसे ये मैं आपको दिखाऊं, ये है बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। तो यहां पर जो ये इतना मैप, बांग्लादेश ने इतने मैप को उस किताब पर छापा है, और जिसे ग्रेटर बांग्लादेश का नाम दिया है, यानी भारत विरोधी गतिविधियां खुलकर चला रहा है। तो भारत से इसे कार्रवाई का डर है, इसलिए ये ऐसे समझौते कर रहा है जिससे इसे विश्व में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के छतरी के नीचे आने का मौका मिले। चलिए, वैसे ऐसा हो कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका भी भारत के सामने कुछ नहीं बोलता। भारत के पास इतनी बड़ी आबादी है, वो सिर्फ प्रेशर बनाता है जिससे कि भारत उससे दूर ना जा सके रूस के पास। अब बात करें अगर हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। एक बार हमने अपने पोते को अपने बेटे से अलग कराया था 1971 में, लगता है एक बार फिर से इसको सबक सिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके जो अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष है उनका नाम है यूनिस, मोहम्मद यूनिस है। यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। क्या रहा यहाँ की मुद्रा, तो यहाँ की मुद्रा टका है। भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या होता है, प्लस बांग्लादेश कुछ सैन्य अभ्यास करते हैं। कौन से सैन्य अभ्यास करते हैं, तो वो सैन्य अभ्यास हैं बोंगो सागर और संप्रीति। ये सैन्य अभ्यास भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर करता है। अगर बात करूं भारत और बांग्लादेश की सीमा की, तो जो ये सीमा है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में रेड क्लिफ रेखा के आधार पर ही बंटवारा हुआ था, इसलिए हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसे जानते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की। क्योंकि बांग्लादेश जब 1947 में हमसे अलग हुआ तो ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसकी सीमा भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। और अगर भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी है, तो 4096.7 किलोमीटर लंबी भारत इसके साथ सीमा साझा करता है, जो विश्व में सबसे ज्यादा भारत इसी के साथ साझा करता है। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में यहाँ पर ये निकला हुआ है त्रिपुरा के पास जो सीमा शुरू होती है इसको हम शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। किसके साथ, तो त्रिपुरा के साथ जो सीमा शुरू होती है उसे शून्य रेखा के नाम पर हम जानते हैं। चलिए, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा जहाज के रिसाइकलिंग से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौता है, यानी रिसाइकिल किए जाएंगे जहाज, इसके लिए एक समझौता हुआ था, और उस समझौते को हम जानते हैं हांगकांग समझौता के नाम से हम जानते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो नजीमाबाद, ये कहां पर है, तेलंगाना। और किसने किया था, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी और सेवा दिवस मनाया जाता है।
हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको बताया 1955 में इसकी स्थापना होती है, यानी इसको राष्ट्रीयकरण किया जाता है, एसबीआई नाम दिया जाता है। तो 55 से 25 तक कितने वर्ष हुए? तो 70 वर्ष हुए। तो 70वीं वर्षगांठ इन्होंने मनाई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? अभी हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो कहां पर हैं? भूटान की यात्रा के बाद कहां पहुंचे? वाराणसी। वाराणसी इनकी क्या है? लोकसभा क्षेत्र है। वाराणसी इनका लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि ये वहां से क्या है? पीएम मोदी वाराणसी से हमारे एमपी है। ठीक है, तो लोकसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं और यहां से 4 वंदे भारत ट्रेन को क्या दिखाते हैं? हरी झंडी दिखाते हैं। ठीक है, और ये 4 ट्रेन कौन सी हैं? तो जो पहली ट्रेन चलने वाली है, जो पहली ट्रेन इस पर चलने वाली है वो यूपी के बनारस से, यूपी बनारस से कहां तक जाएगी? तो खुजराहो एमपी तक ये जाने वाली है। ठीक है, तो ये होगी पहली वंदे भारत ट्रेन। ठीक, तो ये पहली ट्रेन चलने वाली है कहां से? खुजराहो से यूपी के बनारस तक ये ट्रेन चलने वाली है। दूसरी ट्रेन जो चलेगी, क्योंकि 4 ट्रेन है, तो वो लखनऊ, यूपी के लखनऊ से कहां तक? सहारनपुर जो यूपी में भी है, तो ये चलेगी, ये हमारी दूसरी ट्रेन होगी। बात करें तीसरी ट्रेन, जो तीसरी ट्रेन चलने वाली है वो फिरोजपुर पंजाब से दिल्ली के बीच चलेगी। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी हुई। बात करें चौथी, तो चौथी एर्नाकुलम से और कहां तक? तो बेंगलोर तक चलने वाली है। कहां तक? बेंगलुरु तक चलने वाली ट्रेन है। तो ये 4 ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो हमारे पीएम मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं वंदे भारत ट्रेन की। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन ये भारत की सबसे तेज ट्रेन है, सबसे तेज ट्रेन है। ठीक है, इसका पुराना नाम है ट्रेन 18। ट्रेन 18 इसका पुराना नाम है, यानी पहले इसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को की गई। 2019 15 फरवरी को हमने पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। और जो ये पहली वंदे भारत ट्रेन थी, पहली वंदे भारत ट्रेन ये कब से कहां तक चली? तो ये वाराणसी से दिल्ली के बीच चली। वाराणसी से दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन चली और भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है। इसकी अधिकतम गति कितनी है? तो इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर बात करें इसका निर्माण कहां पे हुआ, तो इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ। चेन्नई में हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, वहां पर इसका निर्माण हुआ। दरअसल भारत में 3 जगह पर इनकी कोच का निर्माण होता है। पहला कौन सा है? तो पहला है कपूरथला। इसमें जो हमारे रेल कोच फैक्ट्री के नाम से एक रेल कोच फैक्ट्री, यहाँ पर एक फैक्ट्री है जिसका नाम है रेल कोच फैक्ट्री। दूसरी हमारी मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, और ये कहाँ पर है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री हमारे यूपी के रायबरेली में है, रायबरेली यूपी में है। तीसरी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये हमारे चेन्नई में है। चेन्नई किसकी राजधानी है? तो तमिलनाडु चेन्नई में ये स्थित है। तो ये बात हुई आपके क्वेश्चन की। चलिए अब ट्रेन के इतिहास के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। तो भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई? भारत में पहली रेल कब चली? तो ये 1853 में चली थी। और ये किसके कार्यकाल में? यानी उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय हमारे गवर्नर जनरल डलहौजी हमारे गवर्नर जनरल थे। ये कहां से कहां तक चली? तो मुंबई से ठाणे के बीच। अगर बात करूं भारत की पहली
भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? तो ये 1925 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई। ठीक, अगर मैं अभी बात करूं करंट में, तो कहां पर रेलवे ट्रैक पर सोलर पैनल लगाए गए, सोलर पैनल लगाए गए। ये कैसे हैं? रिन्यूएबल, यानी इनको हटाया जा सकता है। तो ये वाराणसी में ही लगाए गए हैं। तो ये हुआ हमारा रेलवे का इतिहास और करंट और स्टैटिक्स जी के पूरा एक क्वेश्चन में आपके साथ। चलिए, तो ये कहां पर है? तो ये वाराणसी से पीएम मोदी ने अभी इसका उद्घाटन किया है। अब बात आई है वाराणसी, तो ये चारों ट्रेनों के बारे में मैंने समय के साथ पूरा आपको लिख दिया है, स्टेशन के नाम भी हैं। तो लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, मुराद, बिजनौर और सहारनपुर तक ये ट्रेन चलने वाली है। तो ये है हमारी वंदे भारत ट्रेन, आप इसकी यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी की, है ना। अपने उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा जो उत्तर प्रदेश है कितने प्रदेशों से सीमा साझा करता है। सबसे पहले हम इसकी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री की बात करते हैं, यानी इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा हो रही है? नेपाल के साथ। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? हमारी राजधानी दिल्ली। तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, दूसरा एक केंद्रीय यानी राष्ट्रीय यूनियन टेरिटरी से ये क्या करता है? सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं राज्यों की। तो राज्यों में ऊपर कौन सा हुआ? तो उत्तराखंड। बगल में कौन सा हुआ? तो ये हो गया हरियाणा, और थोड़ा सा क्षेत्र इसका हिमाचल प्रदेश से मिलता है, यानी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इधर की सीमा इसकी मिल रही है राजस्थान से। ठीक है, और ये वाली सीमा इसकी पिंक वाली किससे है? तो ये एमपी। फिर इसकी ये येलो वाली सीमा मिल रही है छत्तीसगढ़ से, और ये झारखंड से, और ये वाली सीमा इसकी बिहार से। तो कितने राज्यों से हुई? 1 2 3 4 5 6 7 राज्य। ठीक है, 3 2 5 और 3 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश नेपाल से इसकी सीमा साझा होती है। अब बात करें यहाँ के सीएम की, तो सीएम को तो कौन नहीं जानता, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो जो गुजरात की पूर्व सीएम रही आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हुई। बात करें यूपी दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय बालिका दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। तो ये तारीख भी आप याद रखेंगे। बात करें उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पशु, यानी यहाँ का राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, ये भी सारा हम इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा। ठीक है, राजकीय पक्षी है सारस। ठीक है, राजकीय पेड़ है अशोक, राजकीय फूल है प्लास, और यहाँ का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन यहाँ का राजकीय जलीय जीव है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी इसके बारे में। यहाँ का एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क है। बात करें लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा सीट यहाँ पर सबसे ज्यादा 80 हैं, और राज्यसभा सीट भी सबसे ज्यादा 31 है। विधानसभा सीट भी सबसे ज्यादा 403 है, और विधान परिषद भी सबसे ज्यादा 100 सीटें हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी पूरी जानकारी यूपी के बारे में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। अच्छा, अभी रिवीजन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया है? तो ऐसा करने वाला पहला प्रदेश कौन सा है? तो हमारा लद्दाख। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी जीएसटी वाले दिन 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस, यानी जो छोटे ग्रह हैं उनके लिए एक दिवस मनाते हैं हम, और वो कब मनाया जाता है? तो वो 30 जून को मनाया जाता है। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये फिनलैंड ने प्राप्त किया है। ठीक है, टॉप पर कौन रहा? तो टॉप पर फिनलैंड रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
हाल ही में भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ स्थित हुआ है? ठीक है, तो यह भी हमारे पीएम मोदी जी इसके बाद कहाँ पहुंचे हैं? तो हमारे पीएम मोदी पहुंचे हैं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में इन्होंने एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। संग्रहालय का उद्घाटन किया है, और ये संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़ में ये संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि जो भी हमारे छत्तीसगढ़ से क्या थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, है ना, जो जनजातीय वीर थे, कौन थे? तो जो भी हमारे जनजातीय वीर थे, और किसे, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी भूमिका निभाई, तो उनको सम्मानित करने के लिए ये संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? जो ये संग्रहालय है, यहाँ पर एक जमींदार थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और उनका नाम था वीर नारायण। तो इसका नाम रखा गया है शहीद वीर नारायण। अब ये वीर नारायण कौन थे? तो यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है सोना खाना। क्या नाम है? सोना खान एक स्थान है, और यहाँ के क्या थे? जमींदार थे। अब जब 1856 में अकाल पड़ा, तो अंग्रेज तो अपना भंडार भर रहे थे। 1856 के अकाल के दौरान अंग्रेज अपना भंडारण भर रहे थे, तो वो अंग्रेज जो भंडार कर रहे थे उसके विरोध में इन्होंने एक आंदोलन किया या उनका विरोध किया। इसके लिए इनको 1857 में क्रांति के बाद इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, किसके लिए? कि अंग्रेजों का विरोध करने के लिए फांसी दे दी गई, यानी एक आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ करने के लिए इन्हें फांसी दे दी गई। तो इसी के लिए इनकी जो शहादत रही उसको याद करते हुए ये संग्रहालय खोला गया है। साथ ही जो रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो स्टेडियम उसका नाम भी क्या रखा है? वीर नारायण स्टेडियम रखा जाएगा। वीर नारायण स्टेडियम इसका नाम भी रखा जाएगा। तो ये इनको सम्मानित करने का जितना प्रयास है हमारी सरकार द्वारा किया गया है। कहां पर किया गया है? छत्तीसगढ़ में। तो पीएम मोदी जी रहे जिसको इसका उद्घाटन कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ मैप में आपको एक बार मैं यहाँ पीछे वाले मैप में दिखा सकता हूँ। देखिए, ये है अपना छत्तीसगढ़। कहां पर है? तो ये है छत्तीसगढ़। अब इसके बॉर्डर किस किस से लग रहे हैं? तो आप एक बार इनके बॉर्डर को भी याद करेंगे। छत्तीसगढ़ एमपी और महाराष्ट्र, क्योंकि एमपी महाराष्ट्र की ज्यादातर भूमि लेकर इसको बनाया गया। इधर झारखंड और यूपी। ठीक है, झारखंड, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इतनों से ये भूमि साझा करता है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना देखो, 3 राज्यों की स्थापना एक ही महीने में, एक ही साल में की गई, जिसमें से 3 कौन कौन से थे? सबसे पहले अपना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, उसके बाद यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो इसकी 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद जो झारखंड अलग हुआ, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। तो तीनों की स्थापना एक ही मंथ में हुई थी। अब बात करें इसकी राजधानी इसकी रायपुर है। यहाँ के सीएम विष्णुदेव साय हैं। विष्णुदेव साय यहाँ के सीएम हैं। बात करें यहाँ के राज्यपाल की, राज्यपाल हुए यहाँ के रमन डेका यहाँ के राज्यपाल हुए। साथ ही यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो यहाँ के नेशनल पार्क है कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, और तीसरा यहाँ पर है कांगेर घाटी, गुरु घासीदास और इंद्रावती। तो ये 3 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर। ठीक, तो इनको भी आप याद रखेंगे। चलिए, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने, अच्छा ये तो हो गया था ना, अच्छा ये है,
हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को किसकी अध्यक्षता में मंजूरी दी गई? तो हमारे पीएम ने इसको मंजूरी दी। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा, ये कहां पर है? फजिल्का में। फजिल्का कहां पर? पंजाब में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नए स्टील्थ युद्धपोत को शामिल किया है? तो आईएनएस तमाला को शामिल किया है। और कहां पर? तो ये रूस में शामिल किया गया था, यानी इसका समारण हमारे रक्षा मंत्री ने रूस में जाके किया था। दुनिया का सबसे बड़ा काइमलोंग ओशन किंगडम एक्वेरियम किस देश में स्थापित किया गया? तो ये हमारे चीन में स्थापित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसके पास 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हो चुके हैं? तो भारत का एकमात्र राज्य जिसके 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। हवाई अड्डे तो कई में 4 होंगे, लेकिन क्या है? 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने? 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ऐसा कौन सा है? तो इसका नाम है केरल। अब केरल ही क्यों? क्योंकि केरल में पहले क्या इसकी कंडीशन है कि केरल में सबसे ज्यादा व्यक्ति विदेशों में रहते हैं, यानी विदेशों में कामगार बहुत है, विदेशों में काम इसके लिए बाहर जाते हैं। दूसरा, केरल का पर्यटन, केरल में पर्यटन काफी मात्रा में होता है। ठीक है, साथ ही यहाँ ये समुद्र के किनारे है, तो क्या है? आयात निर्यात भी काफी होता है, आयात निर्यात यहाँ काफी होता है। तो ये सब कारण है जिससे यहाँ अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटें सबसे ज्यादा होती हैं। अब जो 4 हवाई अड्डे हैं उनके नाम भी आप लिख लीजिए, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला है तिरुवनंतपुरम। देखिए, तिरुवनंतपुरम जो है ये भारत के सबसे पुराने हवाई अड्डों में शामिल है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक है इनकी कोच्चि एयरपोर्ट, यहाँ का दूसरा एयरपोर्ट है। साथ ही तीसरा कोझिकोड, और चौथा हो गया हमारा कुन्नूर। तो ये 4 हैं। ठीक है, तो 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, कुन्नूर को अभी बनाया गया। तो 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। चलिए उससे पहले देख लेते हैं यूपी के हवाई अड्डे। ये अंतरराष्ट्रीय नहीं है, कैसे हैं? जो यूपी में हवाई अड्डे हैं वो कौन से हैं? तो सबसे पहले वाराणसी। वाराणसी में कौन सा है? तो वाराणसी में है हमारा लाल बहादुर शास्त्री। और ये कैसा है? ये अंतरराष्ट्रीय है। कैसा है? तो ये यहाँ से अंतरराष्ट्रीय विमान उड़ते हैं, तो ये अंतरराष्ट्रीय है। उसके बाद हमारा चौधरी चरण सिंह, ये कहां पर है? तो ये लखनऊ में है। उसके बाद एक है अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि, ये कहां पर? अयोध्या में। बात करें चौथे की, तो जेवर हवाई अड्डा, और ये कहां पर है? तो ये ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, तो ये यूपी के 4 हवाई अड्डे हुए। अब बात करते हैं हम भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। भारत के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे कौन से हैं? तो पहला हवाई अड्डा जो भारत का है वो सबसे महत्वपूर्ण, तो वो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद अमृतसर में हमारा गुरु रामदास, ये कहां पर है? पंजाब के अमृतसर में है। पंजाब के अमृतसर में गुरु रामदास है। तीसरा अगर बात करें तो छत्रपति शिवाजी, ये कहां पर है? तो ये हमारे महाराष्ट्र में है, यानी महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक है, फिर है चौथे की बात करें तो कैंपागोड़ा, और ये कहां पर है? तो ये बंगलुरु कहां पर? कर्नाटक में हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूं
राजीव गांधी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये हैदराबाद, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। अगर बात करूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर है? तो ये हमारा कलकत्ता में है, ठीक है, कहाँ पर है? कलकत्ता में है। सुभाष चंद्र बोस हमारा कहाँ पर हुआ? तो सुभाष चंद्र हमारा वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में। चेन्नई में कौन सा है? तो चेन्नई में, चेन्नई, चेन्नई एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो चेन्नई में, चेन्नई यानी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो चेन्नई में चेन्नई एयरपोर्ट है, ठीक। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ये कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में, महाराष्ट्र नागपुर में अंबेडकर हवाई अड्डा है। वहीं बात करूं मैं गोपीनाथ बारदोलई, कौन सा? तो गोपीनाथ बारदोलई, बारदोलई ये कहाँ पर है? तो ये गुवाहाटी में है, गुवाहाटी के असम में यानी नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। तो ये हमारे कुछ हवाई अड्डे हो गए जो महत्वपूर्ण थे, ठीक। चलिए बात करते हैं केरल की। केरल को भी एक बार जान लेते हैं कहाँ पर है। तो जो हमारा ये है दक्षिणतम राज्य केरल, और इसके दो राज्यों से ही सीमा साझा करता है, एक तमिलनाडु एक कर्नाटक। बात करें यहाँ के राजधानी की तो क्या है? तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन यहाँ के सीएम है, यानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल की तो यहाँ के राज्यपाल है राजेंद्र अलेकर, ये यहाँ के राज्यपाल हुए, ठीक। और यहाँ के बात करें यहाँ के नृत्य, नृत्य यहाँ के काफी प्रसिद्ध हैं और एग्जाम में कई बार इनसे सवाल बनता है। तो यहाँ के नृत्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ के नृत्य होंगे आपके जैसे मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये क्या है? हमारा शास्त्रीय नृत्य भी है। कथकली, कथकली, ठीक है। दोनों कैसे हैं? हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक कहाँ का है? यूपी का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। कुडियाट्टम, कुडियाट्टम भी कहाँ का है? तो कुडियाट्टम भी केरल का है, कुडियाट्टम केरल का है। कालियट्टम भी केरल का है, ठीक है। कालियट्टम, कालियट्टम यानी अट्टम आए तो केरल, ठीक। तो ये हुए यहाँ के नृत्य। अगर बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क की, कौन कौन से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान हैं? राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क हैं। तो एराविकुलम, अन्नामुडाई सोला, अन्नामुडाई सोला, ठीक है। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, और कौन सा बचा? अन्नामुडाई सोला, एराविकुलम, पेरियार, पेरियार, अन्नामुडाई सोला, पेरियार और पुद्दम पंबादुम सोला। यहाँ के नाम भी अजीब अजीब है ना। चलिए एक पद्मपुदम सोला ये भी यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और उसके बाद अन्नामुडाई सोला हुआ, पेरियार, साइलेंट वैली, एराविकुलम और मुत्तिकेटन सोला, ये यहाँ के क्या हुए? राष्ट्रीय उद्यान हुए। चलिए हाल ही में किस देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला देश बना है? तो रूस ने सबसे पहले मान्यता दी है। भारत ने भी राजनयिक संबंध स्थापित कर दिए हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित इस्पात एल्यूमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है? तो हमने किसके साथ? यूएई के साथ की है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो पहली हमारी याद रखेंगे, पहली पहली मैंने कहा है इंपॉर्टेंट हो जाती है, महिला फाइटर पायलट है कहाँ की? नौसेना की।
वायुसेना की नहीं है, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो ये आस्था पुनिया है। कौन है? आस्था पुनिया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आप बताएंगे नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? यानी हमारे नौसेना के हेड कौन हैं, इनका नाम क्या है, ये भी आप लिखेंगे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में बायोफ्यूल उपभोग के मामले में किस देश को पीछे छोड़ चौथा स्थान हासिल किया है? तो चीन। तो आप ये भी याद रखेंगे बायोफ्यूल के उपभोग के मामले में, यानी बायोफ्यूल को हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हमने चीन को पीछे छोड़कर हमने कौन सा स्थान हासिल किया है? चौथा स्थान हासिल किया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भूटान ने काल चक्र अभिषेक समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, मोदी जी ये 2 दिवसीय यात्रा पर है, 2 दिवसीय भूटान यात्रा पर है, भूटान यात्रा पर है। और यहाँ पर पीएम मोदी ने क्या किया है? काल चक्र अभिषेक समारोह का उद्घाटन किया है, समारोह का उद्घाटन किया है। अब ये क्या है? तो ये जो कालचक्र अभिषेक समारोह है, ये जो हमारे तिब्बत है ना, तिब्बत, तो तिब्बती जो बौद्ध धर्म है, तिब्बती बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है, महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, ये कितने स्तर हैं? तो इसके 3 स्तर हैं, 3 स्तर, इसके 3 स्तर बताए गए हैं। पहला क्या है कि बाह्य कालचक्र, दूसरा इसमें बताते हैं कि आंतरिक कालचक्र, और तीसरा इसमें बताते हैं बाह्य, आंतरिक और वैकल्पिक कालचक्र। यानी बाह्य जो हमारे ब्रह्मांड के बाहर की बातें हैं, यानी ग्रह कैसे घूम रहे हैं उसका वर्णन है। आंतरिक यानी मानव के शरीर के अंदर कैसी कैसी संरचना है उसका। और वैकल्पिक यानी हम अध्यात्म से जुड़कर भगवान के पास या भगवान को कैसे प्राप्त हो सकते हैं, वो भी इसमें वैकल्पिक कालचक्र के रूप में दर्शाया गया है। अब इसका उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम मोदी ने। तो पीएम मोदी प्लस जो भूटान है, भूटान के चौथे राजा, ठीक है, और इनका नाम क्या है? नामग्याल वांगचुक इनका नाम है। तो ये इन्होंने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलो, तो ये सबके सामने पीएम मोदी जी, और यहाँ पर क्या बैठे हैं? बौद्ध भिक्षु इतने सारे बैठे हैं बौद्ध धर्म के, तो उनके सामने इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। चलिए, भूटान कहाँ पर है? तो एक बार हम देख लेते हैं। भूटान और अपन एक ही बात है। जैसे मान लो अपना एक राज्य है भूटान, कहाँ पर है? तो भारत के जो दक्षिण पूर्वी राज्य हैं उनके ऊपर स्थित ये छोटू सा राज्य है, इसका नाम है भूटान। भूटान की सीमा किससे साझा हो रही है? तो इधर अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से ही सीमा साझा, सिक्किम से सीमा साझा करता है, नीचे असम से, यहाँ पर किससे? तो सिक्किम से साझा करता है सीमा। कौन? भूटान। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, थिम्पू। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा यहाँ की न्यू गुल ट्रम यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अभी वहां पर पहुंचे और वहां का उद्घाटन करके फिर से वापस लौट आए। चलिए, हमारा करंट अफेयर बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने राशन वितरण में फेस आईडी को मान्यता दी है? तो हिमाचल प्रदेश। जैसे ही अंगूठा लगता है राशन के लिए, अब क्या लगेगा? फेस आईडी लगेगी। भारत में आधिकारिक रूप से किस एक जीएम फसल की खेती की अनुमति मिली है? तो बीटी कपास की अनुमति मिली है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसका मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म की कौन सी है? तो हमारी बीटी कपास को मिली है। हाल ही में भारत का पहला नेशनल बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो हमारा जो पहला नेशनल बायो बैंक है वो नई दिल्ली में ही स्थापित किया जाएगा। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त
ग्राम योजना यूपी द्वारा शुरू की गई है। तो यूपी के जो बच्चे हैं वो इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में आईएनएस सावित्री किस देश के पोर्ट बेइरा में 10 नवंबर 2025 को पहुंचा। तो एक है पोर्ट बेइरा और इस पर क्या पहुंचा है, भारत का आईएनएस सावित्री पहुंचा है। ये क्या है, ये एक गश्ती जहाज है। आईएनएस सावित्री क्या है, तो ये ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, ऑफशोर गश्ती यानी गश्त करने वाला जहाज है। ठीक है, ये कहां पर पहुंचा है, तो ये जो पोर्ट है ये कहां पर है, तो ये पोर्ट है हमारा मोजाम्बिक में है। मोजाम्बिक कहां पर है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में एक द्वीप है और इसकी स्थिति कहां पर है, तो हिंद महासागर में स्थित है। कहां पर, हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, अगर बात आई है महासागरों की, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर, और उसके बाद अंटार्कटिक और अटलांटिक और उसके बाद हिंद महासागर। ठीक है, तो ये हमारे महासागर हुए। अगर बात करें महाद्वीपों की, तो महाद्वीपों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ ही है। ठीक है, महाद्वीप कौन कौन से हैं, चलिए एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा है एशिया। ये क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर। एशिया के बाद आता है अफ्रीका के बाद हमारा नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद हमारा आता है अंटार्कटिका, और उसके बाद आता है यूरोप, और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ये है हमारे क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर बात करें जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या में ये सेम रहेंगे, बस ये यूरोप उठकर कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यानी यहां पर आएगा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक, ये दोनों यहां पर ही सेम रहेंगे। तो यह है हमारा आईएनएस सावित्री, जो कहां पर पहुंचा है, तो अभी मेडागास्कर पहुंचा है। ठीक है, मेडागास्कर कहां पर है, तो मेडागास्कर ये रहा। चलिए, कहां पर है मेडागास्कर, तो अगर हम भारत से कहां पर चलेंगे, ये हमारा भारत है। अगर भारत से पश्चिम की ओर चले, तो ये द्वीप कौन सा है, अफ्रीका द्वीप है। अफ्रीका के नीचे एक देश है टापू पे, जिसका नाम है मेडागास्कर। लेकिन ये कहां पर पहुंचा है, तो ये पहुंचा है हमारा मोजाम्बिक में, मेडागास्कर। और मेडागास्कर और दोनों इसके मोजाम्बिक देश के बीच कौन सा चैनल है, तो ये है मोजाम्बिक चैनल देश है। और ये मोजाम्बिक ये यहाँ पर देश रहा। तो अफ्रीका के पूर्व में स्थित एक देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक। तो यहाँ पर अभी ये जहाज पहुंचा है। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार पाने वाली अभिनेत्री कौन सी है, तो ये है हमारी दीपिका पादुकोण। हाल ही में केरल का पहला स्कीइंग बैंक कहां खोला गया है, तो ये तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। कहां पर, तो तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश द्वारा उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो प्रधानमंत्री को कहां का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो वो ब्राजील का मिला है। ठीक है, ब्राजील के लूला डी सिल्वा ने ये सम्मान दिया है। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वात्सला, ये नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि एशिया की सबसे बुजुर्ग है। इसका निधन कहां पर हुआ है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व में इसका निधन हुआ है। और ये कहां पर है, तो हमारे मध्य प्रदेश में है। चलिए, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी क्या हुआ है, अभी 12 नवंबर को क्या मनाया गया, विश्व
निमोनिया दिवस मनाया गया। निमोनिया, और ये निमोनिया किसको प्रभावित करता है? तो ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और ये निमोनिया किसके कारण होता है, यानी किस वायरस के कारण निमोनिया फैलता है? तो इसका वायरस होगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये फैलता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हम हर बार 12 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। इसके कारण, निमोनिया के कारण 0 से 5 वर्ष के बच्चों में सबसे ज्यादा मौतें होती है। सबसे ज्यादा मौतें होती है, यानी ये बहुत खतरनाक बीमारी है 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, निमोनिया की। बराबर है, तो ये हमने मनाया। अब बात करें हमने नवंबर के कौन कौन से दिवस मनाए हैं। नवंबर में हमने कौन कौन से दिवस अभी तक मनाए हैं? तो सबसे पहले हमने मनाया 5 नवंबर को विश्व 5 नवंबर को हमने कौन सा मनाया? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। जागरूकता दिवस हमने कब मनाया? तो 5 नवंबर को मनाया। उसके बाद 7 तारीख आती है। 7 तारीख को हम कौन सा मनाते हैं? तो 7 तारीख को हम कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये कैंसर दिवस हम कब मनाते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आपको क्या बताया? कैंसर जागरूकता, लेकिन ये क्या है? कैंसर दिवस कब मनाया जाता है आप मुझे बताएंगे। साथ ही 9 तारीख को 11 तारीख को हमने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया? क्योंकि जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती पर हम ये मनाते हैं। ठीक है, तो 11 तारीख को जितनी हमारी व्यवस्था खराब है, इतिहास में जितनी छेड़छाड़ की गई है, वो मौलाना अबुल कलाम की वजह से ही की गई है। अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो शायद हम सही इतिहास पढ़ लेते। इसने इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हाल ही में किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अपने हरियाणा ने। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2026 को यूरो जोन में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये करने वाला पहला देश कौन सा बना है? अभी मतलब नया देश कौन सा बना है? तो बुल्गारिया। हाल ही में केरल मत्स्य विभाग द्वारा दी गए उत्कृष्टता पुरस्कार में 2025 का प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो ये मिला है मछली उत्पादन में कासरगोड को मिला है। और मछली उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि भारत की रैंक मछली उत्पादन में कौन सी है। हाल ही में किस राज्य और पहली रैंक किसकी है, या भारत की पहली रैंक है तो दूसरी रैंक किसकी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये बिहार द्वारा की गई घोषणा है। हाल ही में पलक मुच्छल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किस लिए दर्ज किया गया है? देखिए, हमारे यहाँ की एक सिंगर है जिनका नाम है पलक मुच्छल, और ये मानवता की सेवा के लिए तथा खासकर हृदय सर्जरी के लिए धन जुटाने में, यानी अगर किसी की हार्ट में दिक्कत है, उसको हार्ट की सर्जरी करानी है, तो उसके लिए धन इकट्ठा करने में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। और अभी तक ये लगभग 3800 बच्चों के हार्ट को क्या कर चुकी हैं? उनकी सर्जरी करा चुकी हैं। ठीक है, 3800 बच्चों की हार्ट सर्जरी कराने के लिए पैसा दे चुकी हैं। समझ रहे हो? 3800 बच्चों की हार्ट सर्जरी कराने के लिए पैसा दे चुकी है। इसलिए इनका नाम कहां पर आया है? इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। अब इनका चेहरा भी आप एक बार देख लीजिए। तो ये हैं पुच्छल जी, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है मानवता के लिए। तो ये हैं हमारे देश की असली हीरो। चलिए, ये क्या है? तो ये एक संगीतकार हैं, यानी ये एक सिंगर हैं जो गाने गाती हैं। हाल ही में एग्रीगेट इनोवेशन हब का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो एग्रीगेट इनोवेशन हब का शुभारंभ कहां पर है? तो ये हमारे मेरठ में किया गया है।
हाल ही में किस महान नेता की 125वीं जयंती पर डाक विभाग ने स्मारक डाक सिक्का जारी किया है? तो मैंने आपको बताया था, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी जयंती पर हमने किया है, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि भारत जम्मू कश्मीर से 307 धारा 70 हटा ले, तो इनकी वो इच्छा पूरी हुई और इसलिए हमने क्या कर दिया, स्मारक डाक सिक्का जारी कर दिया, यानी आपकी आत्मा को शांति मिली होगी ऐसा सुनकर। हाल ही में चिंता रविंद्रम पुरस्कार से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? तो इसके द्वारा शरण कुमार जी को सम्मानित किया गया है। किसको? शरण कुमार जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में ऑपरेशन कालनेमी किसने चलाया? तो ये हमारे किसने? तो उत्तराखंड ने चलाया था, कुंभ के दौरान जो नकली साधु थे उनको पकड़ने के लिए। हाल ही में पारित असम बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्या हुआ है, हमारे जो सीएम है यहाँ के, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, इनकी कैबिनेट ने अभी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, और वो क्या है? असम बहु विवाह निषेध विधेयक 2025। अब इसके लिए क्या होगा, अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, अगर पहले से शादीशुदा हैं, ठीक है, और दूसरी शादी कर लेते हैं, और सेकंड शादी आप कर लेते हैं, तो आपको 7 साल की सजा होगी। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? असम बना है। इसमें कुछ को बाहर रखा गया है, जैसे जो हमारे एसटी हैं, यानी जनजातीय क्षेत्र जिनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ ऐसी हैं या रिवाज हैं, तो उनको बाहर रखा गया है। साथ ही इसमें किसको बाहर रखा गया है? तो इसमें जो हमारी छठी अनुसूची में जो क्षेत्र आते हैं उनको भी इससे बाहर रखा गया। छठी अनुसूची में कौन से आते हैं? तो ATMM, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं, तो इनको भी बाहर रखा गया है। 2025 से पहले जो जनजातीय क्षेत्र के मुस्लिम थे या अनुसूचित क्षेत्रों के मुस्लिम समुदाय थे, वो भी इनके क्या है? वैध, उनको माना गया है, उनकी शादी को भी वैध माना गया है, जो 2005 से पहले हो चुकी थी। तो असम सरकार ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है, ठीक है, खासकर लड़कियों के लिए। अब बात करते हैं हम असम की। किसकी बात करें? तो बात करें हम असम की। तो असम हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, जो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ से भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, इनके साथ ये सीमा साझा करता है। बात करें असम की, तो इसके बारे में जो भी जानकारी है मैं इधर आपको लिख देता हूँ। असम, राजधानी इसकी दिसपुर, सीएम इसके हेमंता विश्व शर्मा, यहाँ के सीएम हुए। बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद, ठीक है। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हुए। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो गुवाहाटी में यहाँ का हाई कोर्ट है। यहाँ के त्योहार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर उत्सव या त्योहार बोले तो सबसे प्रसिद्ध यहाँ का बिहू, 3 तरह के बिहू यहाँ पर मनाए जाते हैं 3 फसल काटने पर। साथ ही यहाँ अंबुबाची मेला जो कहाँ पर लगता है? तो कामाख्या मंदिर में लगता है, कामाख्या माता मंदिर। तो आपसे कोई पूछे कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? तो असम में है, ठीक है। बात करें अगर यहाँ के इसके पुराने नाम की, तो इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है कामरूप, इसका पुराना नाम है। और इसकी जो 43 यूनेस्को की 43वीं साइट कौन सी थी? तो 43वीं साइट जो भारत की थी वो मोहितदम थी। और मोहितदम क्या है? अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है, जो कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क यहाँ के काफी फेमस है, जैसे काजीरंगा जो एक
सिंह के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। नामेरी, देहिंग पटकई, ओरांग और काजीरंगा, नामेरी, देहांग पटकई, ओरांग, डिब्रूगढ़, और काजीरंगा। काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, देहांग पटकई, नामेरी, ओरांग, रायमोना। तो ये यहाँ के नेशनल पार्क। चलिए, हाल ही में टाइम्स 100 क्रिएटर की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली ये बनी है। जुलाई 2025 की ताजा फीफा रैंकिंग में कितना स्थान है? तो 133वां है। हाल ही में तेलंगाना को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बैटरी निर्माण के क्षेत्र में, बैटरी निर्माण के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये सब काम किया है हमारे महाराष्ट्र ने। चलिए, हाल ही में एसबीआई की ऐसी कौन सी कंपनी बनी है जो 100 अरब डॉलर यानी 100 अरब डॉलर मार्केट कैप वाली शामिल हुई है? तो ऐसी भारत की कौन सी कंपनी बनी है एसबीआई जो भारत की छठी कंपनी बनी है? ठीक है, तो भारत की छठी कंपनी कौन सी बनी है? एसबीआई बनी है, जो 100 अरब डॉलर की कैप रखती है, मार्केट कैप रखती है। ठीक है, तो भारत की छठी कंपनी है। तो ये थे आज के 10 सवाल। आशा करता हूं मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया हो। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।